सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम समास प्रकरण के विषय में ही चर्चा करेंगे। अलुक समास को लेकर हम पूर्व व्याख्यानों में भी आपसे बात कर चुके हैं। पहले मैं आपके सामने अलुक समास के कुछ जो शेष सूत्र हैं उन पर चर्चा करूंगी और उसके बाद जो विषय आज मैं लेने वाली हूँ वो विषय समास से संबंधित ही है, परंतु उसमें जेआरएफ और नेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में विशेष रूप से आपसे चर्चा करूंगी। न केवल नेट जेआरएफ अपितु और भी जितनी परीक्षाएं हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो मैं आपके सामने उन प्रश्नों पर ही विस्तार से चर्चा करूंगी और उनके साथ ही आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा जो हमने सारे समास पहले प्रकरणों में कर लिए हैं। तो सबसे पहले अलुक समास के जो कुछ सूत्र शेष हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो उनमें से पहला सूत्र आपके सामने है ऋतो विद्या योनि संबंधेभ्य। आनंग ऋतो द्वंद्वे सूत्र के आगे ये उसी क्रम में चलता हुआ सूत्र है। तो द्वंद्व समास में हमने ये पढ़ा था कि द्वंद्व समास में ऋदंत को उसके री के स्थान पर आनंग कर देते हैं पूर्व पद को, परंतु ये सूत्र अलुक समास करने वाला सूत्र है। ये सूत्र विभक्ति का अलुक करता है। तो किस विभक्ति का अलुक करता है, तो इसको हम वृत्ति में देख रहे हैं। विद्या योनि संबंध वाचिन ऋदंतात षष्ठ्या अलुक। तो ये सूत्र पूर्व पद की षष्ठी विभक्ति का अलुक करता है, अर्थात लुक नहीं होगा। तो यहाँ पर किन परिस्थितियों में लुक नहीं होगा, तो उसके लिए कहा विद्या योनि संबंध वाचिना। विद्या और योनि में कुल के साथ जिनका संबंध हो उसके वाचक शब्दों का, और यदि वो री में समाप्त हो रहे हैं तो उनसे जब षष्ठी विभक्ति लगती है तो उसका अलुक होता है और ये होता समास में है। तो ये ध्यान रखिएगा, समास दो पदों या दो से अधिक पदों में होता है। ये पूर्व पद के लिए है। यदि पूर्व पद विद्या योनि संबंध का वाचक हो और री में समाप्त हो रहा हो तो उसके बाद यदि षष्ठी विभक्ति आती है तो यद्यपि समास में विभक्तियों का लोप होता है परंतु ये षष्ठी विभक्ति का अलुक करता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है होतुरंते वासी। तो यहाँ पर होतुरंते वासी ये समस्त पद है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह होता है होतु अंते वासी। ये लौकिक विग्रह होता है और अलौकिक विग्रह जब किया जाता है तो इसमें मूल शब्द है होत्री, ऋकारांत है और षष्ठी विभक्ति एक वचन में ngस विभक्ति लगती है और उसके बाद अंत्यवासी से प्रथमा विभक्ति अंत्यवासी सु ये प्रथमा विभक्ति में है। तो यहाँ पर जब हम समास करते हैं तो ये समास षष्ठी सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष। तो समास करने के बाद हमारे पास पूर्व प्रयोग इत्यादि करने के बाद जो हमारे पास रूप शेष रहता है वो होतु ngस अंत्यवासी सु। अब यहाँ पर सुपधातु प्रातिपदिक सूत्र द्वारा होतु की होत्री ngस की जो ngस विभक्ति है और अंत्यवासी की जो सु विभक्ति है इनका लोप प्राप्त हो रहा है, परंतु प्रस्तुत सूत्र पूर्व शब्द से लगने वाली षष्ठी विभक्ति का अलुक कहता है और वो कब कहता है, ऋकारांत शब्द से। तो यहाँ पर होत्री शब्द ऋकारांत है और इससे ngस विभक्ति लगी है और ये विद्या से संबंधित है। होता जो होता यज्ञ करने वाले होते हैं, हवन करने वाले, तो ये विद्या संबंधित शब्द है, इसलिए इससे षष्ठी विभक्ति का अलुक होकर पुनः होतु ही रूप रहता है। होतु और होतुर जैसे जो है उर होता है, जब हम विभक्ति प्रकरण पढ़ते हैं तो फिर उर हो जाता है। तो होतुर और र जो है उसको अंत्यवासी के साथ जब हम जोड़ देते हैं, संयोग करते हैं तो होतुर अंत्यवासी ये रूप बनता है। जब हम इसी प्रकार से देखिए होतु पुत्रः, तो यहाँ पर होतु और पुत्रः इसमें भी ये विग्रह भी यही है और जब हम इसका अलौकिक विग्रह करते हैं तब भी होत्री ngस और पुत्र सु। इसमें भी इसी प्रकार से विभक्ति इत्यादि जब हम लोप की बात करते हैं तो होत्री ऋकारांत है और ये भी विद्या से संबंधित
शब्द है तो इससे ङस विभक्ति का अलुक होगा। इसी प्रकार देखिए पितुर अंतेवासी, तो पितु अंतेवासी, पिता योनि का वाचक है और अंतेवासी यहाँ पर विद्या संबंधी है। तो इन दोनों में भी जब हम समास करते हैं तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति का अलुक होकर पितुर अंतेवासी ये सिद्ध होता है। और पितु पुत्र, यहाँ पर भी पिता और पुत्र ये दोनों ही शब्द यहाँ पे योनि संबंधी हैं, इसलिए एक ही कुल के हैं पिता और पुत्र। तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति पितुः में अलुक होकर पितुः पुत्र ये रूप बनता है। ये वार्तिक आगे आपके सामने है, जिस वार्तिक के द्वारा हम ये सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर विद्या और योनि संबंधवाचक दोनों पद होने चाहिए। यदि एक पद विद्या संबंधी है या योनि संबंधी है और दूसरा नहीं है तो ये षष्ठी विभक्ति का अलुक नहीं होगा। तो ये वार्तिक आपके सामने है। विद्या योनि संबंधेभ्यस तत्पूर्वोत्तर पद ग्रहणम। वार्तिक में भी यही बात कही है कि जहाँ का विद्या योनि संबंधेभ्य, विद्या के द्वारा या वंश के द्वारा जो संबंधित शब्द हैं वो दोनों ही शब्द पूर्वोत्तर पद, उनमें पूर्व पद और दोनों उत्तर पद दोनों का ही ग्रहण होना चाहिए। तो उसको प्रत्युदाहरण के रूप में एक उदाहरण हमारे सामने है, होत्री धनम। तो यहाँ पे होत्री धनम भी होतुः धनम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पे हुआ है। और अलौकिक विग्रह जब हम करते हैं तो होत्री ङस धन सु, इस प्रकार से रूप होता है। यहाँ पर भी देखिए होत्री शब्द ऋकारांत है, इससे षष्ठी विभक्ति है, परंतु जो इसका उत्तरवर्ती पद है धनम, धन, ये ना तो विद्या से संबंधित है और ना ही वंश से किसी प्रकार से इसका कोई संबंध है। तो इसलिए यहाँ पर विभक्ति का अलुक नहीं होगा और विभक्ति का लोप हो जाने पर होत्री धन इस प्रकार से रूप बनेगा। और फिर जो है होत्री धनम ये नपुंसकलिंग एक वचन में सु और उसको अम करके रूप बनता है। अब आगे हमारे पास एक सूत्र है विभाषा स्वश्री पत्योः। ये सूत्र ऋतो विद्या योनि संबंधेभ्यः का अपवाद है। और इस सूत्र के अनुसार यदि पहले मैं आपको इसकी संस्कृत वृत्ति बताऊंगी। रिदंतात षष्ट्या अलुग्वा स्वश्री पत्यो परयोः। तो इस वृत्ति के अनुसार सूत्र का अर्थ होगा कि रिदंतात री में समाप्त होने वाले शब्द की षष्ठी विभक्ति का विकल्प से अलुक होता है। विद्या योनि संबंध तो साथ में आएगा ही, और उसके बाद आता है स्वश्री पत्यो परयो। तो अलुक विकल्प से कब होता है? जब स्वश्री और पति ये शब्द परे हों। तो देखिए पूर्व सूत्र में हमने कहा कि विद्या योनि संबंधित जो शब्द हैं रिदंतात, रिदंत हैं, तो उनकी षष्ठी का अलुक होगा। परंतु यहाँ पे अपवाद के रूप में कहा कि रिदंत हो लेकिन उसके परे यदि स्वश्री शब्द हो या पति शब्द हो तो फिर षष्ठी विभक्ति का अलुक होगा। अलुक विकल्प से होगा, अर्थात अलुक भी होगा और लुक भी होगा। तो इसके उदाहरण से पूर्व एक अन्य सूत्र आपके सामने है, जिसके बाद ही हम इस उदाहरण को सिद्ध कर पाएंगे। तो सूत्र है मातुः पितुर्भ्याम अन्यतरस्याम। इस सूत्र में स के स्थान पर श करने का विकल्प है। सात पदाद्यो सूत्र जो है वो कहता है कि पद के आदि में स हो तो उसको शत्व नहीं होता, परंतु ये सूत्र उसके विकल्प के रूप में कहता है कि आभ्याम अर्थात मातु पितुर्भ्याम, अर्थात मातु और पितु इनके बाद यदि स्वश्री शब्द होता है तो उसके स को विकल्प से श कर देते हैं और समास में करते हैं। तो ये विकल्प से यहाँ पे स के स्थान पर श करता है। तो पूर्व सूत्र में जो अलुक हमने किया कि रिदंत के बाद षष्ठी का अलुक होता है यदि स्वश्री शब्द परे हो, तो उसकी सिद्धि के लिए आपके सामने उदाहरण है मातुः श्वसा। ये समस्त पद है, मातुः श्वसा, मातुः स्वसा, ये दोनों समस्त पद हैं। और जब इनका हम विग्रह करते हैं तो मातुः श्वसा लौकिक विग्रह तो यही रहेगा, क्योंकि यहाँ
अलुक किया है, लेकिन अलौकिक विग्रह जब करते हैं तो मातृ स्वसा, मूल शब्द है स्वसा, स्वसा सु। तो इसी यहाँ पर भी षष्ठी सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास होने पर पुनः अन्य कार्य होने पर फिर विभक्ति लोप की जब प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर भी मातृ शब्द के बाद स्वसा शब्द है, तो इसका विभक्ति का अलुक विकल्प से होगा। तो ये जो रूप है हमारे सामने, ये विभक्ति का अलुक करने के कारण हुआ है। तो यहाँ पे जब विभक्ति का अलुक करेंगे तो हमारे पास मातुः स्वसा ये स्थिति होगी। तो अब यहाँ प्रस्तुत सूत्र जो मातुः पितुर्भ्याम अन्यतरस्याम, इसमें बताया गया है कि मातुः के बाद यदि स्वसा हो तो उसके सकार के स्थान पर विकल्प से शकार कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मातुः और स्वसा के स्थान पर इसमें स को श में परिवर्तित करके मातुः स्वसा, ये हमारा एक समस्त पद बनता है, एक रूप बनता है। और दूसरा रूप, क्योंकि स के स्थान पर श विकल्प से होता है, इसलिए जब हम श नहीं करते तो मातुः स्वसा रूप भी शुद्ध रूप होता है। इसी प्रकार से पितुः स्वसा, पितुः स्वसा, ये भी इसी प्रकार से बनते हैं। मातुः के स्थान पर पितु है, और इसमें भी पितरी नस और स्वसा सु, और पितरी के अलुक करके षष्ठी का तो पितु बनता है, स को श करके स्वसा बनता है, अलुक अगर स को श नहीं करते तो स्वसा बनता है। तो देखिए जो सूत्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया उसमें मातृ पितृ मूल शब्द नहीं लिया, उन्होंने लिया मातुः पितुर्भ्याम। मातु षष्ठ्यंत है और पितु भी षष्ठ्यंत है। तो इसका कारण क्या है कि मातुः अर्थात जब अलुक होता है, जब षष्ठी विभक्ति का अलुक होता है, तभी उसके बाद स के स्थान पर श होता है, श का विकल्प होता है प्रस्तुत सूत्र से। परंतु अग्रिम सूत्र हमें ये बताता है कि मातृ और पितृ के बाद यदि स्वसा शब्द होता है तो उसका जो है स को श हो जाता है। तो देखिए अलुक जब होगा तब पूर्व सूत्र से विकल्प से स के स्थान पर श होगा, परंतु जब अलुक नहीं होगा अर्थात लुक होगा, क्योंकि पूर्व सूत्र द्वारा विभाषा है। पूर्व सूत्र आपके सामने जो मैंने बताया उसमें विभाषा से स्वश्री और पति शब्द परे हो तो अलुक होता है। परंतु अब ये सूत्र जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ये स के स्थान पर श उस अवस्था में करता है जब हम अलुक नहीं करते, लुक करते हैं। पूर्व सूत्र, यदि एक शंका हो कि पूर्व सूत्र से यहाँ पे स को श क्यों नहीं हुआ, तो ये मैंने आपको स्पष्ट किया कि मातुः पितुः षष्ठ्यंत हैं, और ये उसी अवस्था में होते हैं जब हम षष्ठी विभक्ति का अलुक करते हैं। तो जब षष्ठी विभक्ति का लुक करते हैं तो उस अवस्था में प्रस्तुत सूत्र मातृ पितृभ्याम स्वसा के द्वारा हम स्वसा के सकार को शकार नित्य रूप से करते हैं। तो हमारे पास जैसे उदाहरण है मातृ श्वसा, मातृ पितृ श्वसा। तो यहाँ पे देखिए मातु श्वसा नहीं होगा और पितु श्वसा नहीं होगा, क्योंकि मातृ पितृ के बाद स्वसा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे और लुक हुआ है मातृ, क्योंकि हम विकल्प से करते हैं तो यहाँ पे लुक हो गया है, और मातृ के बाद स्वसा है, तो इसलिए यहाँ पर लुक हो जाने के कारण स के स्थान पर नित्य रूप से श हुआ। तो मातृश्वसा, मातृ पितृश्वसा, ये दोनों रूप एक एक रूप ही यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे सूत्र में ये बात विशेष रूप से कही गई कि असमास से, समास से, तो समास यदि नहीं होता तो सकार के स्थान पर श नहीं होगा। असमासे तो समास ना होने पर बनेगा मातु स्वसा पितु स्वसा। हमने समास नहीं किया यहाँ मातु स्वसा, माता की बहन या पिता की बहन, तो यहाँ पर समास ना होने के कारण सकार के स्थान पर श नहीं होता। तो इस प्रकार से अलुक समास समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद क्योंकि हमने पूरा का पूरा समास प्रकरण संभवतः अनेक व्याख्यानों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया, अव्ययी भाव समास से लेकर द्वंद्व समास तक
सभी समासों से संबंधित अधिकांशतः सूत्र आपके सामने व्याख्या के साथ प्रस्तुत किए। तो अब जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो विषय नेट जेआरएफ में जो समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन संभावित प्रश्नों को किस प्रकार से उनका हल किया जाता है या उन पर अभ्यास करने की दृष्टि से मैंने आपके सामने ये एक नया विषय लिया है। ये न केवल नेट जेआरएफ अपितु जो सीटेट इत्यादि अन्य जो परीक्षोपयोगी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी ये जो चर्चा मैं आपके सामने कर रही हूँ। मेरा इसका प्रयोजन यही है कि इसके साथ आप एक तो आप इनका हल ढूंढने का प्रयास करेंगे और दूसरा इसके साथ आपका जो हम पहले जितने भी टॉपिक्स कर चुके हैं उनका अभ्यास हो जाएगा, पुनः उनका दोबारा से हम दोहरा लेंगे। तो इसमें मैं आपके सामने आरंभ करती हूँ इसको। ये प्रश्न मैंने अनेक प्रश्न पत्रों को देखकर कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से कुछ प्रमुख प्रश्न समास से संबंधित मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो इनमें जो पहला प्रश्न मैंने लिया है वो है पंचगवम इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम किम। यहाँ पे ये प्रश्न भी समझना है, संस्कृत में प्रश्न है तो बहुत ही सरल संस्कृत में है कि पंचगवम इत्यत्र, ये थोड़ा हम पहले तो संधि विच्छेद ही करेंगे कि इसमें मुख्य शब्द क्या है, पद क्या है। तो समस्त पद यहाँ पे पंचगवम, उसके बाद इत्यत्र पंचगवम, इसमें समास विधायकम सूत्रम किस सूत्र से पंचगवम में समास किया गया है, क्योंकि ये समस्त पद है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है संख्या पूर्वो द्विगु, दूसरा है नदीभिश्च, तीसरा है चार्थे द्वंद्वः और चौथा विकल्प है अनेकम अन्य पदार्थे। अब यहाँ पे हमको इसको किस प्रकार से हम देखेंगे तो पंचगवम का सबसे पहले तो हमें विग्रह देखना आवश्यक है, लौकिक विग्रह। और लौकिक विग्रह पंचगवम का अर्थ है पंचानाम गवाम समाहारः, अर्थात 5 गायों का समूह। तो यहाँ पे पूर्व पद पंचन है तो पंचन संख्यावाचक है। तो यहाँ पर देखिए 4 थे द्वंद्व, पहले हम एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा सूत्र यहाँ बिल्कुल भी प्रयुक्त नहीं होगा। तो जैसे पंचानाम गवाम समाहारः, तो यहाँ पे समाहार अर्थ में ये समास है, तो यहाँ द्वंद्व समास तो हो ही नहीं सकता। 4 थे द्वंद्व च के अर्थ में होता है, उस प्रकार का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से अनेकम अन्य पदार्थ है, इस सूत्र में जो है अनेक प्रथमांतों का अन्य पद के अर्थ में समास होता है। तो अन्य पद का अर्थ तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो 5 गायों का समूह है, तो इसमें अन्य पद का अर्थ भी नहीं है। तो 2 विकल्प तो हम इस प्रकार से निकाल देते हैं। अब हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं। एक विकल्प है संख्या पूर्व द्विगु, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है, और दूसरा जो है नदीभिश्च, तो उसमें भी संख्यावाचक का ही समास होता है। तो अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हम दोनों में अंतर करके कौन सा विकल्प सही है। तो नदीभिश्च सूत्र के अनुसार नदीवाचक सुबंतों के साथ संख्यावाचक समास होता है। तो इसका अर्थ है कि संख्यावाचक का समास होता तो है, लेकिन नदीवाचक सुबंतों के साथ होता है, अर्थात दूसरा पद नदीवाचक होना चाहिए। और पंचगवम में जो दूसरा पद है वो नदीवाचक नहीं है। और संख्या पूर्व द्विगु सूत्र के अनुसार जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है उसको वो द्विगु समास होता है, और द्विगु समास समाहार अर्थ में होता है। और द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है। तो इस प्रकार से सही जो उत्तर है वो है संख्या पूर्व द्विगु। इस सूत्र से द्विगु समास यहाँ पर हुआ है, क्योंकि पूर्व पद संख्यावाचक है। इसके आगे जो दूसरा प्रश्न है आपके सामने वो है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः क समासः। इस का अर्थ, इस पंक्ति का अर्थ है इस प्रश्न का कि प्रायः
पूर्व पद के अर्थ की जिसमें प्रधानता होती है वो कौन सा समास होता है। तो समास के हमने 4 भेद किए हैं। हमने अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये 4 भेद समास के कहे गए हैं। तो चारों यदि हम समासों की बात करें तो हम पहले तो समास, कौन सा समास किस अर्थ में होता है उसके विषय में हमारे को ज्ञान होना चाहिए। तो जब पहला विकल्प द्वंद्व है तो द्वंद्व समास जो है इसमें उभय पद की प्रधानता होती है। 4 थे द्वंद्व सूत्र द्वारा समास होता है। द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है। इसको मैं अभी आगे लेती हूँ आपके सामने। जो विकल्प हमें जो है सही विकल्प नहीं है उनको किस तरह से हम देख सकते हैं। तो द्वंद्व को हमने देखा च के अर्थ में होता है, इसलिए उसमें पूर्व और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद नहीं प्रधान होते, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। तो हमारे पास जो विकल्प है वो द्विगु है। द्विगु समास तत्पुरुष का एक भेद है और तत्पुरुष समास में ही प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो प्रायेण कहने का प्रयोजन यही है कि ये जरूरी नहीं होता है कि जो है पूर्व पद पदार्थ प्रधान ही होना चाहिए या उत्तर पद पदार्थ प्रधान ही होना चाहिए, इनके अपवाद भी प्राप्त होते हैं। इसलिए ये कहा प्रायः जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वो समास यहाँ पे द्विगु समास कहलाएगा। और यदि यहाँ पे तत्पुरुष होता तो वो भी सही विकल्प था। अब अगला जो प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाता है वो प्रश्न है आपके सामने तालिका को मिलाना। अब यहाँ पे यद्यपि इसमें बहुत सारे प्रश्न समाज से संबंधित नहीं है परंतु एक समाज से संबंधित भी है, तो इसके लिए मैंने आपके सामने ये प्रश्न लिया है। और ये प्रश्न है अधस्तनेषु समीचीनाम तालिकाम चिनुत। और इसका अर्थ है इस पंक्ति का कि जो नीचे तालिका दी गई है उसको समीचीन तालिका बनाओ, सही तालिका बनाओ, क्योंकि इसमें पूर्व और पर जो पद हैं वो आपस में सही नहीं हैं। तो पहले जो है उसमें है सवर्णम, नदी, अधिकारी और दंडेन घटा। अब किसका संबंध किससे है दूसरी तालिका में, अब इसको हमने समझना होगा। और इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इनकी परिभाषाएं भी आनी चाहिए। तो जैसे सवर्णम है तो सवर्णम की परिभाषा कंठस्थ यदि हमें है तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है, तो वो हमें यहाँ पे तुल्यास्य प्रयत्न जो वाक्य है उससे प्राप्त हो रहा है। तो ये सवर्णम का संबंध तुल्यास्य प्रयत्न से है। अब नदी, ये समस्त संज्ञाएं हैं, ये दोनों नदी भी संज्ञा है। तो नदी जो है इसकी जब हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा जो जिस सूत्र में दी है वो है यूस्त्र्याख्यौ नदी। तो दीर्घ ई दीर्घ उ में समाप्त होने वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो नदी संज्ञक कहलाते हैं। तो यहाँ पे यूस्त्र्याख्यौ नदी सूत्र ही दिया गया है। यदि हमें उस सूत्र, ये सूत्र कंठस्थ है तो इसको हमें इससे समन्वय स्थापित करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद देखिए दो ही हमारे पास विकल्प हैं, एक है अधिकारी और दूसरा दंडेन घटा। तो दंडेन घटा को पहले मैं आपके सामने देखती हूँ, क्योंकि तो दंडेन घटा में तृतीया विभक्ति है और ये हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है। विभक्ति प्रकरण का ये सूत्र है और ये हेतु सूत्र द्वारा यहाँ पर दंडेन घटा में दंडेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि दंड के हेतु घट है। अब यहाँ पे एक हमारे पास बचा अधिकारी। तो अधिकारी देखिए थोड़ा सा ये शब्द इस प्रकार का है कि जिसे थोड़ा समझना अनिवार्य है। उपसर्जनम पूर्वम एक सूत्र है जिसमें जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो ये अधिकार है कि जिस जिसकी भी उपसर्जन संज्ञा होती है उसके पूर्व प्रयोग होता है, इसलिए ये अधिकारी के साथ इसका संबंध होता है।
तो इस प्रकार से ये जो चारों विकल्प आपके सामने दिए हैं, उन चारों विकल्पों को पूर्व के साथ किस प्रकार से हम मिलाएंगे, तो इनको जानने के लिए हमें इनसे संबंधित जो सूत्र हैं उनका ज्ञान होना भी अनिवार्य है। तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि सूत्र हमें आते हों, सिद्धियां हमें आती हों, और पहले हम उन विकल्पों को अलग करेंगे जो बिल्कुल भी इनसे संबंधित दिखाई नहीं देते हैं, और यदि किन्हीं दो विकल्पों में हमें कोई संदेह होता है तो फिर हम उनको प्रयास करेंगे कि कहाँ सबसे उचित विकल्प प्राप्त हो सकता है।